Hello everyone, welcome to the today's session of the tutorial. ठीक है, so as you can see that I'm taking this class directly by going to the website. ठीक है, आज मैं आपकी पीपीटी नहीं बना पाया because of some work, so we'll do the editorial directly from here. ठीक है, from the website of The Hindu. Okay, so let's begin with our class. सो द फर्स्ट वर्ड इज़, देखो अगर आपको डाउट आ रहा है कि हम कैसे करेंगे तो बी विथ मी, इस सेशन में बने रहिए। मैं आपको अश्योर करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से ये लेसन, ये क्लास समझ में आएगा। जो भी वोकेबलरी होगी मैं आपको जहाँ जहाँ पे वो वर्ड आएगा वो आपको समझाते हुए ही आगे बढ़ता चला जाऊँगा। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। टाइटल ऑफ द एडिटोरियल इज़ पावर अगेंस्ट नॉलेज। ठीक है, मतलब नॉलेज के ऊपर क्या चीज़ हावी हो गई? पावर। ठीक है, इस चीज़ का मतलब ये है। ऑन सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च FCRA लाइसेंस सस्पेंशन। ठीक है, तो सेंटर ने क्या किया है? FCRA करके एक लाइसेंस आता है, वो सस्पेंड कर दिया है। किसका अब वो लाइसेंस है? सस्पेंशन किसका हुआ है अब हम वो आगे देखेंगे। ठीक है, ओके, सो आगे और क्या कहते हैं कि the non-governmental sector should not be dragged into लीगल क्वैगमायर। तो जो नॉन गवर्नमेंटल सेक्टर है ना, जो अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट है, उस सेक्टर को, जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं आता है, हमें उन सेक्टर्स को एटलीस्ट लीगल क्वैगमायर। क्वैगमायर आपका क्या होता है? क्वैगमायर इज़ जब आप किसी को भी एक मुश्किल सिचुएशन में लाके खड़ा कर देते हो। ठीक है, आप किसी को मुश्किल सिचुएशन में डाल देते हो, स्पेशली द लीगल वन, या फिर किसी को आप दलदल में ढकेल देते हो। ठीक है, इन शॉर्ट द मुश्किल सिचुएशन ही हो गई ना वो। आप किसी को दलदल में ढकेल रहे हो, उसका मतलब क्या होता है कि आप किसी को मुश्किल सिचुएशन में लेके आ रहे हो। तो यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि एटलीस्ट नॉन गवर्नमेंटल सेक्टर जो है ना, जो कि आप गवर्नमेंट से जुड़ी हुई नहीं है, एटलीस्ट आप उन चीज़ों को तो लीगल क्वैगमायर में मत ही लेके आओ। ठीक है, ओके, सो अब हम आ जाते हैं अपने आर्टिकल के ऊपर। ठीक है, द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट टू सस्पेंड द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट लाइसेंस। ठीक है, तो FCRA का फुल फॉर्म क्या हुआ? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, F इज़ फॉरेन, C इज़ कंट्रीब्यूशन, R इज़ रेगुलेशन, A इज़ एक्ट। तो FCRA जो लाइसेंस है ना, वो रद्द कर दिया गया है। किसका? ठीक है, अब वो लाइसेंस है तो कोई तो उसे होल्ड करता होगा ना, तो किनका वो लाइसेंस उन्होंने रद्द कर दिया है? कंट्रीज प्रीमियर। प्रीमियर इज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है। थिंक टैंक, अब आपका थिंक टैंक क्या होता है? जो कि एक एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि आपके लिए रिसर्च कंडक्ट करते हैं। ठीक है, रिसर्च का वर्क करते हैं, एनालिसिस का वर्क करते हैं। तो एक ऐसी इम्पॉर्टेंट संस्था जो रिसर्च और एनालिसिस का काम करती है, जिसका नाम है सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च। ठीक है, CPR एक इंस्टीट्यूशन है जो कि क्या काम करती है? गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज़ फ्रेम करती है, ठीक है, उसको एनालाइज करती है। ठीक है, उनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं, उसके ऊपर गवर्नमेंट को सजेस्ट करती है कि इस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हुआ है या फिर ऐसे ऐसे आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। ठीक है, अर्बन में कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ, अर्बन एरियाज़ पे, रूरल एरियाज़ में कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ। सो इन शॉर्ट गवर्नमेंट को ये सजेस्ट करती थी सारे के सारे पॉलिसीज़ के ऊपर। तो गवर्नमेंट ने क्या, और ये इंस्टीट्यूशन कब फाउंड हुआ था? दिस इज़ फॉर योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, जनरल नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये 1973 में ये इंस्टीट्यूशन फाउंड हुआ था। ठीक है, एस्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, तो अब ये जो इम्पॉर्टेंट प्रीमियर इज़ इम्पॉर्टेंट थिंक टैंक है ना, जिसका नाम है CPR, इस इंस्टीट्यूशन को अब ये जो लाइसेंस रद्द किया गया ना, ये लाइसेंस रद्द करना इज़ बैड इन ऑप्टिक्स एंड सब्सटेंस। ठीक है, बैड इन ऑप्टिक्स एंड सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? ऑप्टिक्स मतलब देखने में, ये देखने में भी गलत लग रहा है हमें, और एंड इन सब्सटेंस इज़ बैड। अब ये बैड जो है ना, ये कॉमनली लिखा गया है ऑप्टिक्स के लिए भी, सब्सटेंस के लिए भी। ठीक है, तो ये बहुत ही ख़राब है, देखने में भी हमें ख़राब लग रहा है, और सब्सटेंस मतलब हकीकत में, फिज़िकल फॉर्म में,
वो देखने में भी ख़राब लग रहा है और हकीकत में भी फिज़िकल फॉर्म में भी ये बहुत ही ख़राब चीज़ हुई है। ये आपने गवर्नमेंट ना, ये आपने अच्छा नहीं किया। यहाँ पे ऑथर क्लियरली क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं गवर्नमेंट को, ठीक है, ये कि ये आपने अच्छा नहीं किया। ना ही देखने के लिए अच्छा लग रहा है और ना ही आपने हकीकत में ये चीज़ अच्छी की है, ठीक है। ओके, सो द रीज़न दैट आर बीइंग साइटेड, साइटेड मतलब रेफ़र करना। तो जो अथॉरिटीज़ ने रीज़न दिए हैं कि हमने क्यों इनका लाइसेंस रद्द किया है, इंक्लूड क्या हैं वो रीज़न्स? लैप्सेस इन द इनकम टैक्स फ्रेमवर्क, इनकम टैक्स फ्रेमवर्क में कुछ त्रुटियां मिली हैं। लैप्स करना मतलब उस चीज़ को छोड़ देना। तो रूल्स फॉलो नहीं किए गए हैं इनकम टैक्स के, किस में? सीपीआर स्टाफ में। तो सीपीआर स्टाफ का जो इनकम टैक्स पेपर वर्क है ना, इन स्टाफ के भाई सैलरीज वगैरह के रिलेटेड होता होगा, इनकम्स के रिलेटेड कोई। तो जो वो इंस्टीट्यूशन है तो उसका एम्प्लॉयज़ का पूरा अकाउंटिंग होना चाहिए, तो उसमें कुछ गड़बड़ मिली होगी इन लोगों को। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये पहला रीज़न है कि इनके स्टाफ के हमें इनकम टैक्स पे त्रुटियाँ मिली हैं। लैक ऑफ ड्यू प्रोसेस इन द अकाउंटिंग प्रोसेस, इनके अकाउंट्स मेंटेन करने में, इनके अकाउंटिंग प्रोसीजर में भी हमें त्रुटियाँ मिली हैं, ठीक है। लैप्स किस में मिला है? सीपीआर स्टाफ में लैप्स मिला है, और कहाँ पे लैप्स मिला है? इनके अकाउंटिंग प्रोसेस में लैप्स मिला है। एंड डाइवर्जन ऑफ फंड्स टू पब्लिकेशन ऑफ बुक्स, और उन्होंने अपने फंड्स को भी कहीं और डाइवर्ट कर दिया है, विच द अथॉरिटीज़ एलेज इज़ नॉट द पार्ट ऑफ सी पी आर्स ऑब्जेक्टिव्स। तो अगर हम सी पी आर्स का ऑब्जेक्टिव्स देखें तो सी पी आर का ऑब्जेक्टिव क्या है? गवर्नमेंट को सजेस्ट करना, गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ के ऊपर बोलना, ठीक है, ये सारे एनालिसिस करना, रिसर्च करना, सीपीआर के ऑब्जेक्टिव्स ये हैं। पर सीपीआर का ये ऑब्जेक्टिव नहीं है कि वो कहीं भी अपने फंड्स को दूसरे जगह पे डाइवर्स कर दे। डाइवर्स करना मतलब मोड़ देना। तो इसने कहीं पे फंड्स का घोटाला किया है, ऐसा अथॉरिटीज़ कह रहे हैं। तो इन सभी कारणों के वजह से, कौन से थे वो कारण? सीपीआर के स्टाफ में त्रुटियां मिलना, इनके अकाउंटिंग प्रोसेस में त्रुटि मिलना, और इनका फंड्स का डाइवर्जन करना किसी और जगह पे, ये सब इन्होंने किया है, इसलिए हमने इनका लाइसेंस ना रद्द कर दिया, ठीक है, ऐसा अथॉरिटीज़ ने कहा, ठीक है। एंड eagerness to drag the prestigious institution into a quagmire of legal process is writ large over this entire exercise, ठीक है। तो ये जो गवर्नमेंट की ईगरनेस थी ना, जल्दबाजी थी गवर्नमेंट की, टू ड्रैग मतलब घसीटना, ठीक है। तो अब जो ये गवर्नमेंट की जल्दबाजी थी ना, घसीट के लेके आना इतने प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन, प्रेस्टीजियस जिसको बहुत हम फेमस है, जिसकी बहुत ही इज्जत है, उस इंस्टीट्यूशन को आप एक लीगल क्वैगमायर में लेके आ रहे हो। क्वैगमायर इज़ डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, तो लीगली डिफ़िकल्ट सिचुएशन में ये जो आप लेके आ रहे हो ना इस इंस्टीट्यूशन को, इज़ अ रिट, ये बहुत ही अपने इज़ अ रिट लार्ज ओवर दिस एंटायर एक्सरसाइज। इस पूरे के अगर सिनेरियो को हम देखेंगे ना, तो ये आपने बहुत ही गलत काम किया है, ठीक है। तो फिर से ऑथर ने यहाँ पे क्रिटिसाइज़ कर दिया गवर्नमेंट को, ठीक है। द CPR हैज़ बीन वर्किंग ऑन इम्प्रूविंग द गवर्नेंस एंड एनहांसिंग स्टेट कैपेसिटी अमंग द अदर थिंग्स। तो CPR किस चीज़ पे ये वर्क कर रहा है? ये इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट के वर्किंग को इम्प्रूव करने में, गवर्नेंस को इम्प्रूव करने में, एनहांसिंग द स्टेट कैपेसिटी, तो स्टेट कैपेसिटी मतलब गवर्नमेंट की कैपेसिटी को एनहांस करने में मदद करता है। इन कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन, मतलब गवर्नमेंट के साथ साथ काम करता है, ये उनको सजेस्ट करता है। एंड द पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स, और पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स को भी ये सजेस्ट करते हुए चलता है, ठीक है। तो आपने ऐसे इंस्टीट्यूशन को आपने बैन कर दिया, ऑथर कह रहे हैं भाई ये आपने बहुत गलत कर दिया। देर आर मैनी एडवोकेसी, ठीक है, एडवोकेसी मतलब पब्लिक सपोर्ट। तो किसको पब्लिक सपोर्ट मिला है? CPR को बहुत ही पब्लिक सपोर्ट था। एंड कैंपेन ग्रुप्स दैट हैव बीन फेसिंग द वार्थ ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो एडवोकेसी मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को और कैंपेन ग्रुप्स को, ठीक है, वो झेल रहे हैं, इज़ फेसिंग द वार्थ। फेसिंग द वार्थ मतलब झेल रहे हैं, वार्थ मतलब एंगर, तो गवर्नमेंट का गुस्सा झेल रहे हैं इन द रिसेंट पास्ट। अगर हम पास्ट में देखें तो गवर्नमेंट का एक तरीके से गवर्नमेंट इनके पीछे ना हाथ धो के पड़ी हुई है। जैसे कि हमने देखा कि कोई भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ भी बोल देता है तो गवर्नमेंट
उनके ऊपर रेड डाल देती है, इनकम टैक्स की रेड आ जाती है, मनीष सिसोदिया के ऊपर आ गया, ठीक है, जैसे कि उनके शराब घोटाले की नीति के ऊपर उन्हें रेड डलवा दी, बीबीसी के ऑफिस पे इनकम टैक्स ऑफिसर्स की रेड डलवा दी, ठीक है। आज ही बिहार के चीफ मिनिस्टर थे, एक्स चीफ मिनिस्टर, उनके घर पे रेड डाल दी सीबीआई की, ठीक है। और अब सीपीआर को बैन करवा दिया। तो ऐसा लग रहा है ना कि गवर्नमेंट ना अपनी भड़ास खुन्नस निकाल रही है इन सारे इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, ठीक है। इज़ फेसिंग द वार्थ, मतलब गवर्नमेंट इनके ऊपर अपनी खुन्नस निकाल रही है, इनका गुस्सा दिखाई दे रहा है, गुस्सा निकाल रही है गवर्नमेंट इन सब के ऊपर। बट द एक्शन अगेंस्ट द सीपीआर लोअर्स द बार ऑफ टॉलरेंस फॉर द पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट टू एन एब्समल लेवल। एब्समल मतलब बहुत ही बुरे कंडीशन तक, ठीक है। पर आपने ये सब तो कर दिया, पर सीपीआर के साथ जो आपने किया ना, इनका लाइसेंस बैन करके ना, तो अब ये बार ऑफ टॉलरेंस को तोड़ दे रहा है। मतलब हमारे क्षमता का जो एक है ना लिमिट, वो आपने क्रॉस कर दिया है। अब हम इससे ज़्यादा और सहन नहीं कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट आप ये सब चीज़ें ना बंद कर दो, ठीक है, ऐसा कह रहे हैं। दिस बिट्रेज का मतलब होता है एकदम से पूरे के पूरे तरीके से खोल देना, ओपनली शो कर देना। क्या दिखाता है हमें ये ओपनली? एंड इनएक्सप्लिकेबल का मतलब होता है जो चीज़ आप किसी को एक्सप्लेन ना कर सको। तो ऐसी चीज़ तो गवर्नमेंट ना, हमें आपका ये क्लियरली दिख रहा है कि गवर्नमेंट आपको हॉस्टिलिटी है, हॉस्टिलिटी मतलब एनिमिटी है, आप दुश्मनी रखते हो टुवर्ड्स नॉलेज क्रिएशन ऑफ ऑल काइंड्स। तो जो भी नॉलेज क्रिएट करता है, चाहे वो अच्छी चीज़ों को बोलता है, अगर कोई बुरी चीज़ है तो आपको मुंह पे बोल देता है ना, तो ऐसे लोगों के साथ ना आप ना हॉस्टिलिटी रखते हो, आप एनिमिटी दिखाते हो, उनके साथ आप दुश्मनी मोड़ लेते हो। ये चीज़ ना हमें क्लियरली दिख गई है, बिट्रे कर गई है, मतलब क्लियरली दिख रहा है। और ये आप एक्सप्लेन मत करो इस चीज़ को, हमें क्लियरली ये चीज़ दिख रही है कि आपने ये सब क्या किया है, ठीक है। ओके। The FCRA is a regulatory mechanism to ensure that foreign vested interests are not unduly influencing the domestic politics in India. तो अब FCRA पे आते हैं हम, ठीक है। CPR तो इंस्टीट्यूशन था, उसका लाइसेंस इन्होंने बैन कर दिया, ठीक है। तो कौन सा लाइसेंस था? वो लाइसेंस का नाम था FCRA। अब FCRA लाइसेंस क्या है? FCRA एक रेगुलेटरी मैकेनिज़्म है जिसके अंडर, ठीक है, वो जो रेगुलेटरी मैकेनिज़्म जो चीज़ों को रेगुलेट करता हो, तो वो एक रेगुलेटरी मैकेनिज़्म है टू एंश्योर। क्या वो एंश्योर करता है? क्या चीज़ सुनिश्चित करता है? एंश्योर करना है सुनिश्चित करना। तो किस चीज़ को वो सुनिश्चित करता है? दैट फॉरेन वेस्टेड इंटरेस्ट, जो भी अगर फॉरेन इंटरेस्ट मतलब कोई भी जो हमारे देश के बाहर से कोई लोग हैं या हमारे देश के बाहर ऐसी कोई घटनाएं घटती हैं, तो वो हमारे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स मतलब वो हमारे इंडिया के पॉलिटिक्स को, हमारे इंडिया के एनवायरनमेंट को, हमारे इंडिया के बिजनेसेस को अफेक्ट ना करे, ठीक है। FCRA वो चीज़ इंश्योर करती है, ठीक है। FCRA के अंडर उनको पावर्स दी गई होंगी कि वो सारे चीज़ों को कंट्रोल कर सकें, ठीक है। इसीलिए FCRA लाइसेंस जो है ना, FCRA वो मैकेनिज़्म है एक ऐसा जो इंश्योर करता है कि अगर फॉरेन में कोई घटनाएं घटती हैं, मतलब हमारे देश के बाहर से कोई चीज़ घटती है, तो वो हमारे देश के अंदरूनी मामलों को, हमारे देश की संप्रभुत्वता को हानि ना पहुंचाए, ठीक है। FCRA वो करता है। पर भाई अब आपने उसी लाइसेंस को रद्द करवा दिया तो कैसे होगा, ठीक है। But sweeping application of the law in a manner clearly disables the non-governmental sector suggests a thoughtless approach broadening on the vindictiveness. पर ये जो आपने स्वीपिंग कर दिया ना, स्वीप करना मतलब साफ कर देना, आपने ये जो लाइसेंस को साफ कर दिया मतलब निकाल दिया, इसका अस्तित्व ही मिटा दिया आपने FCRA लाइसेंस का। ये जो क्या दिखाता है ना आपका ब्रॉडरिंग ऑन विंडिक्टिवनेस इज जो आप फिर से ना बदले की भावना रखते हो। तो ऐसा दिख रहा है गवर्नमेंट कि आप ना बदले की भावना रख रहे हो। क्लियरली हमें दिख रहा है कि आप ना नॉन गवर्नमेंटल सेक्टर जो गवर्नमेंट सेक्टर्स नहीं हैं और जो आपके खिलाफ अगर कोई कुछ बोल देता है ना, तो आप उनसे खुन्नस निकालते हो, आप उनसे भड़ास निकालते हो उन पे, ऐसे सब रेड्स वगैरह करके, CBI से रेड करके, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों से रेड करके, या फिर अपने पावर्स को गलत, है ना, टाइटल ही था पावर अगेंस्ट नॉलेज, ठीक है। तो अपने पावर्स को गलत तरीके से इस्तेमाल करके आप ना ऐसे सब कर देते हो, आप उनको दबा देते हो, आप उनके आवाज़ को दबा देते हो, ठीक है। तो क्लियरली यहाँ पे ऑथर ना क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, ठीक है।
चलो अब नेक्स्ट पैराग्राफ के ऊपर हम बढ़ते हैं. ओके, सो इंडियाज़ न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनविसेजेस मतलब वो हमें ऐसे दर्शाती है, ऐसे दिखाती है इंडिया की नई एजुकेशन पॉलिसी की एकेडमिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन बिटवीन इंडियन एंड ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च इन द कंट्री. तो ऐसा हमें दिखाती है कि हमें या फिर हमें ऐसे सजेस्ट करती है कि इंडियन इंस्टीट्यूशंस को ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के साथ एक्सचेंज करना चाहिए. एकेडमिक एक्सचेंज मतलब आदान प्रदान करना चाहिए, ठीक है, अपने स्टडी को, नॉलेज को, ठीक है, वो अपने कैंपसेस खोलें, हम हमारे कैंपसेस वहाँ पे खोलें. तो ऐसे सब करने से क्या होगा, टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ हायर एजुकेशन. हायर एजुकेशन मतलब जो ग्रेजुएट्स और तो ग्रेजुएट से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक जो होता है ना हायर एजुकेशन, तो उन सब का स्टैंडर्ड बढ़े, मतलब उसकी गुणवत्ता बढ़े और उसके रिगार्डिंग जो भी रिसर्च वर्क है ना वो अच्छे से हो जाए, वो रिसर्च वर्क बढ़े. तो अगर हम ऐसा चाहते हैं तो इंडिया की एजुकेशन पॉलिसी वो हमें करवाती है, ठीक है. न्यू इंडिया की एजुकेशन जो पॉलिसी है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो ऐसे सब प्रोविजंस रखती है अपने अंडर, ठीक है. India also wants to emerge as a center for technological excellence. इंडिया को और क्या, इंडिया और क्या चाहता है, एमर्ज करना मतलब उभरना, उभर के सामने आना. तो इंडिया क्या चाहता है कि हम कैसे सामने आए, सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजिकल एक्सीलेंस मतलब हमारे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, हम टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड कंट्री हैं, ऐसा कंट्री हम सबके सामने आके उभरें. एंड मैन्युफैक्चरिंग सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजिकल एक्सीलेंस, टेक्नोलॉजी का एक्सीलेंस भी है और टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ पे बनती भी हैं. हम टेक्नोलॉजी का अच्छे से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मतलब हमारे यहाँ पे नए नए टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस होते हैं, नए टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस आती हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज इन्वेंट होती हैं हमारे देश में. एक ऐसा देश हम उभरना चाहते हैं, ऐसे बन के हम उभरना चाहते हैं, ठीक है. रिसेंटली अब हाल ही में 2 ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ ने अनाउंस किया उनके प्लान का. उन्होंने कुछ प्लान्स होंगे उनके जो वो उन्होंने अनाउंस किए कि टू हैव कैंपसेस इन इंडिया, वो अपने कैंपसेस इंडिया में खोलना चाहती हैं, ऐसा उन्होंने कहा, उनका प्लान है. हाउएवर से अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है. अब यहाँ पे ऑथर हमें कॉन्ट्रास्ट दिखा रहे हैं, डिफरेंस दिखा रहे हैं. ऐसी 2 कंट्रीज़ ने कहा तो है और हम ग्लोबली टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड कंट्री के रूप में उभरना तो चाहते हैं, पर इंडियाज़ ग्लोबल एम्बिशंस इज, आपके जो सपने हैं, इंडिया के जो ग्लोबल सपने हैं ना वो क्लैश कर रहे हैं मतलब टकरा रहे हैं विथ द इनसिक्योर एंड रिएक्शनरी स्टेट एक्शंस. इनसिक्योर मतलब आप किसी से इनसिक्योरिटी रखते हो, इनसिक्योरिटीज़ आप उसे ईर्ष्या रखते हो, ऐसे एक्शंस, ईर्ष्या रखने वाले एक्शंस से ना टकरा रहे हैं आपके एक्शंस. ऐसा लग रहा है आप जो भी कार्य कर रहे हो ना गवर्नमेंट, आपके एक्शंस सारे के सारे ईर्ष्या वाले लग रहे हैं. आपको जो भी क्रिटिसाइज़ करता है आप उन्हें उनके ऊपर रेड्स डलवा देते हो, आप उनकी आवाज़ को दबा देते हो. भाई ऐसे थोड़ी होते हैं ग्लोबली एम्बिशियस कंट्रीज़ जिनका सपना बड़े बड़े स्तर पे होता है, जिनका सपना कुछ वर्ल्ड के टॉप क्लास कंट्रीज़ पे पहुंचना होता है, उनमें ट्रांसपेरेंसी होती है, ठीक है. भाई आप तो ट्रांसपेरेंसी ही नहीं रख रहे हो, जो भी क्रिटिसाइज़ कर रहा है आप उन्हें दबा दे रहे हो, ऐसे आप अपने ग्लोबल एम्बिशंस को पूरा नहीं कर पाओगे, ठीक है. तो ये है इस बात का मीनिंग, ठीक है. ठीक है, तो इंडियाज़ ग्लोबल एम्बिशंस आर क्लैशिंग विथ इनसिक्योर एंड रिएक्शनरी मतलब आपका कोई एक्शन होता है फिर आप उसके ऊपर रिएक्शन देते हो, आपको गवर्नमेंट कोई क्रिटिसाइज़ करता है फिर आप उसके ऊपर एक्शन ले लेते हो, उसके रिप्लाई में आप भी कोई एक्शन ले लेते हो, ठीक है. रिएक्शंस सच एज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द CPR, तो कैसे एक्शंस, जैसे कि रिस्ट्रिक्शंस आपने डाले CPR पे, तो CPR ने कुछ कहा होगा कि भाई आपकी ये पॉलिसी सही नहीं है, गवर्नमेंट इसे ठीक कर दो, आपने तो उसके लाइसेंस को ही बैन करवा दिया, ठीक है. तो ऐसे एक्शंस दिख रहे हैं, पर अगर आपके ऐसे एक्शंस होंगे तो आप ग्लोबली अपने एम्बिशंस को कभी भी पूरा नहीं कर पाओगे, ठीक है. कोलैबोरेशन विद द वर्ल्ड रिक्वायर्स, अगर आप दूसरे कंट्रीज़ के साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हो, कोलैबोरेशन इज़ मिलना चाहते हो, तो
आपको क्या चीज़ चाहिए, किस चीज़ की ज़रूरत है, द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का फ्लो रहना चाहिए। और किसका फ्लो रहना चाहिए, पर्सनल का, लोगों का, एंड फंड्स इन बोथ द डायरेक्शंस। मतलब अगर आप सपोज़ इंडिया हो, अगर आपको चाहिए कि ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमारी कोलैबोरेशन हो, हम ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस को इंडिया में भी बिल्ड करवाने के लिए परमिशन दें, तो आपको इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान करना होगा। ठीक है, आप अपनी इन्फॉर्मेशन उनको सौंपोगे, वो अपने रिलेटेड जो भी डिटेल्स होंगे, इन्फॉर्मेशन होंगी, ठीक है, कि कैसे उनका फ्रेमवर्क है, क्या उनकी पॉलिसीज़ हैं, क्या आपकी पॉलिसीज़ हैं, तो वो आपको एक्सचेंज करना होगा। पर्सनल मतलब उनके जो टीचर्स हैं, उनका जो ह्यूमन रिसोर्स है वो आपको एक्सचेंज करना होगा। आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है वो ट्रेनिंग के लिए आपको शायद ऑस्ट्रेलिया भेजना पड़े। और फंड्स का, भाई इन सभी चीज़ों के लिए तो फंड्स चाहिए, तो पैसों का भी तो आपको खूब सारे पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे इस सब चीज़ पे। ठीक है, तो अगर आपको वर्ल्ड के स्टैंडर्ड्स को मीट करना है तो आपको ये सारी चीज़ें करनी होंगी। अपने इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करना होगा, अपने पर्सोनल का मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज का, और फंड्स भी आपको खर्चने पड़ेंगे। ठीक है, तभी ही आप अपने ग्लोबल एम्बिशंस को अचीव कर पाओगे। ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस ऑन ऑल दीज फॉर नेशनल सिक्योरिटी रीजन्स आर द पार्ट ऑफ द रूल एवरीवेयर। ठीक है, ऐसे जो भी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं वो तो भाई हम हर एक देश में देखते हैं। ठीक है, कोई भी देश को अगर लगता है या फिर किसी भी गवर्नमेंट को लगता है कि ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है, हमारे देश के हित में नहीं है, तो भाई हर कोई गवर्नमेंट ना, चाहे वो कोई भी कंट्री की हो, ऐसे इंस्टीट्यूट्स के ऊपर बैन लगाती ही है। ठीक है, आर एक्सेप्टेबल एंड और ये एक्सेप्टेबल भी है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि इन्होंने कुछ गलत किया है और नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट है ये, तो ठीक है, आप इन पर बैन लगा दे रहे हो, ठीक है, वो हमारे को एक्सेप्टेबल भी है। पर दीज आर नॉट टू बी एक्सरसाइज स्पैरिंगली मतलब अगेन एंड अगेन। ठीक है, स्पैरिंगली करना इस बहुत जल्दी जल्दी, हर एक छोटी छोटी बात पे ना आप नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ कर देते हो। ठीक है, आप हर एक को कह देते हो कि आप ये नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है। स्पैरिंगली बहुत बार बार रिपीटेडली आप ये करते हो। ठीक है, अगर कभी कभार होता है ना भाई, हर रोज़ थोड़े ही ना कोई नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ चीज़ हो जाती है। आप तो हर रोज़ किसी ना किसी के ऊपर रेड करवा दे रहे हो। आज बीबीसी के ऊपर कर दिया, आज सीपीआर के ऊपर रेड डलवा दी, कल कोई और मिनिस्टर्स के ऊपर आपने रेड डलवा दी। ऐसे हर रोज़ कोई थोड़े ही ना करता है भाई। चलो हम भी समझते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर जो भी चीज़ें होती हैं नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट, आप उनको बैन करवा दो। हमने भी देखा है दूसरे कंट्रीज़ में बैन होती हैं नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ जो भी चीज़ें होती हैं, पर भाई रोज़ाना तो नहीं होती ना। आप हर रोज़ किसी ना किसी एक को बैन करवा दे रहे हो। ठीक है, ऑथर की पूरी टोन यहाँ पे क्रिटिकल है। ठीक है, पर आपको स्पैरिंगली नहीं करना चाहिए, हर रोज़ किसी ना किसी के ऊपर ऐसे बैन्स नहीं लगवाना चाहिए। टू अज्यूम दैट इंडियन थिंकिंग शुड बी इंसुलेटेड फ्रॉम फॉरेन वंस। ठीक है, इंसुलेट करना इज़ प्रोटेक्ट करना। तो हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि आप ऐसा समझते हो कि इंडिया का जो थिंकिंग है ना, इंडिया की सोच है, इंडिया का जो इंटरेस्ट है आपको, ठीक है, इंडिया का, ठीक है, जो भी चीज़ इंडिया की आपको उसको प्रोटेक्ट करना है फॉरेन वंस से। मतलब ठीक है, फॉरेन वंस मतलब कोई भी यहाँ पे कोई भी यहाँ पे अगर बाहर के कंट्री वाले किसी भी तरीके से आपकी कंट्री को हार्म पहुँचाना चाहते हैं तो हमें उसको प्रोटेक्ट करना है, हमें उनसे इंसुलेट करना है, उससे प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, हम तो ऐसा समझ रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आप ऐसा ही चाहते हो ना कि कोई भी हमारे इंडिया के संप्रभुत्वता को, हमारे इंडिया के रिसोर्सेज को कोई भी अगर हार्म पहुंचा रहा है तो हमें उसे इंसुलेट करना है, प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, हम तो ऐसा ही समझ रहे हैं कि आप ऐसा चाहते हो। वाइल सीकिंग इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल फ्लो एट द सेम टाइम इज़ अ पैराडॉक्स। ठीक है, तो एक तरफ तो आप चाहते हो कि हम इंडिया को प्रोटेक्ट करें फॉरेन कंट्रीज से, ठीक है, इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी को और कैपिटल फ्लो को, मतलब दूसरे नेशंस के टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हुए, ठीक है, और कैपिटल को अंदर मतलब दूसरे कंट्रीज़ के करेंसी से एक्सचेंज करते हुए। कैपिटल इनफ्लो इज़ हमारे कंट्री में पैसे आना। ठीक है, तो आप चाहते हो कि हम फॉरेन कंट्रीज से प्रोटेक्ट भी करें और दूसरी तरफ एट द सेम टाइम इज़ अ पैराडॉक्स मतलब विपरीत है।
आप जो चीज़ कह रहे हो ना वो विपरीत है। आप एक तरीके से कह रहे हो कि हमें फॉरेन की चीज़ों से हमारे इंडिया की चीज़ों को प्रोटेक्ट करना है, दूसरी तरफ आप इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हो, फॉरेन कैपिटल इनफ्लो मतलब दूसरे कंट्रीज से आप इंपोर्ट कर रहे हो चीज़ों को। तो भाई ये तो विपरीत लग रहा है, ये तो एकदम से पैराडॉक्स है। आप एक तरफ कह रहे हो प्रोटेक्ट करना है फॉरेन कंट्री से, दूसरी तरफ आप खुद ही अपना रहे हो फॉरेन टेक्नोलॉजी को, ठीक है। At any rate, for country growing as fast as India, a massive expansion in the capacity for research is a need of the hour. Need of the hour मतलब इस समय की ज़रूरत है, ठीक है। कोई भी कंट्री जो इंडिया की तरह डेवलप कर रही है, ग्रो कर रही है इतने तेज़ी से, उसमें तो भाई एक्सपेंशन इन द कैपेसिटी ऑफ रिसर्च मतलब रिसर्च की जो कैपेसिटी है, हमारी रिसर्च करने की जो क्षमता है, उसे तो हमें एक्सपांड करना है ताकि हम नई नई चीज़ों के बारे में रिसर्च करें, नई नई चीज़ों की खोज करें और हमें नई नई चीज़ों का पता चले और हम उसको अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करें। तो कोई भी कंट्री जो इंडिया के जैसे ग्रो कर रही है उसके लिए ये तो ज़रूरत है, इज़ द नीड ऑफ द आवर, आवश्यक है, ठीक है। रिसर्च की कैपेसिटी को इंक्रीज़ करना तो आवश्यक है, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या करना, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं, तो कोई भी कंट्री जैसे कि मैंने आपको बताया, वो कोई भी कंट्री जो ग्रो कर रही है इंडिया के जैसे, तो उसको अपने रिसर्च कैपेसिटी में क्या करना होगा, अपनी रिसर्च करने की कैपेसिटी को इंक्रीज़ करना होगा। और वो नीड ऑफ द आवर है, इस समय की ज़रूरत है वो, ताकि नई नई चीज़ों को रिसर्च करें और नई नई चीज़ों को सीखें और नई नई चीज़ों को हम अपनाएं। और क्या चीज़ आवश्यक है इंडिया के लिए, और ये किस चीज़ से संभव हो पाएगा, पब्लिक फंडिंग जो आप गवर्नमेंट से आपको पैसे मिलते हैं, प्राइवेट फंडिंग इज़ जो आपको प्राइवेट प्लेयर्स फंड करते हैं मतलब प्राइवेट सेक्टर से आपको जो पैसा मिलता है। नेक्स्ट इज़ फिलेंथ्रोपिक फंडिंग, फिलेंथ्रोपिक फंडिंग इज़ जेनरसली फंडिंग, कोई भी बंदा आपको जेनरसली दे रहा है, अपने मन से दे रहा है, अपने मन के खुशी से कंट्रीब्यूट कर रहा है, दान कर रहा है, सो दैट इज़ कॉल्ड एज फिलेंथ्रोपिक फंडिंग। तो पब्लिक फंडिंग, प्राइवेट फंडिंग और फिलेंथ्रोपिक फंडिंग, ये तीनों तरीके से पैसे आना बहुत ज़रूरी है। किस लिए, अगर इंडिया को कंटिन्यूसली एक्सपांड करना है अपने नॉलेज हॉरिजॉन्स को, ठीक है। नॉलेज हॉरिजॉन्स मतलब अपने नॉलेज के दायरे को, इन ऑल द फील्ड्स, सभी फील्ड्स में अपने नॉलेज के दायरे को अगर एक्सपांड करना है तो ज़रूरी है कि इन तीनों के तीनों तरीक़ों से हमें फंड्स मिलें, ठीक है। पब्लिक फंडिंग भी मिले, प्राइवेट फंडिंग भी मिले और फिलेंथ्रोपिक फंडिंग भी मिले। द गवर्नमेंट शुड नॉट merely tolerate but facilitate the emergence of several more institutions such as the CPR। तो गवर्नमेंट को ना झेलना नहीं है अब, ठीक है। गवर्नमेंट, आप एक काम करो, आप ना ऐसे सब चीज़ों को बंद कर दो, कोई भी चीज़ आप झेलो मत, ठीक है। पर अब आप फैसिलिटेट करो ऐसे इंस्टीट्यूशंस को, जैसे CPR जैसे और सारे इंस्टीट्यूशंस की ना हमें ज़रूरत है, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि कोई चीज़ गलत हो रही है तो आप उसे झेलो मत, पर जो हम आपको ये बात बता दे रहे हैं, जो भी आप ऐसे सब कर रहे हो ना, ये बैन वैन, ये सब चीज़ बहुत ही गलत है। और CPR जो एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है जो आपको ही गाइड करता है, आपके पॉलिसी मेकिंग में ही आपको गाइड करता है क्या सही है क्या गलत है, आपको जो फीडबैक देता है, ऐसे इंस्टीट्यूशंस ना ऐसे इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट करो और ऐसे इंस्टीट्यूट को एमर्जेंस करो, ठीक है। फैसिलिटेट द एमर्जेंस मतलब ऐसे इंस्टीट्यूशन को ग्रो करने में, सामने आने में, एस्टैब्लिश करने में आपको मदद करनी होगी, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो दिस वॉज इट फॉर द टुडेज़ आर्टिकल। होप आपको ये सब समझ में आया हो। मैंने अब तो अपना बेस्ट ट्राई किया ताकि आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। मैंने सारे के सारे वर्ड्स जब जब वो सामने आए, नए से वर्ड्स मैंने आपको समझाने की कोशिश की, ठीक है। सो इफ़ यू लाइक दिस सेशन, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, SSC हो, बैंकिंग हो, रेलवेज़ हो, इंश्योरेंस हो, इनफैक्ट UPSC एस्पिरेंट्स के लिए भी ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर विद देम, ठीक है। और इस सेशन को लाइक भी करते जाना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, ठीक है, इफ़ यू हैव लाइक्ड इट। ओके, सो अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।